हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट लेक्चर ऑफ जीओसी। ठीक है, तो ये जीओसी का हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। अगर नंबर के बेसिस पे देखें तो ये 6th नंबर का लेक्चर होगा। यस, ये हमारा 6th लेक्चर है जो कि लास्ट लेक्चर रहेगा जीओसी का। इसके बाद हम एरोमेटिसिटी की तरफ मूव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक ऑफ लास्ट लेक्चर इज़ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होते हैं? कार्बोकैटायन हम किसको कहते हैं? इस पर्टिकुलर जगह पर ही पेन नहीं चल रहा। कार्बोकैटायन किसको कहते हैं? तो ये आपका कार्बोकैटायन है जब कार्बन के ऊपर एक वेकेंट वैलेंसी रहती है तो उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि कार्बोकैटायन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को। तो कार्बोकैटायन क्या होगा? कार्बोकैटायन होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बोकैटायन की आप बात करेंगे तो कार्बोकैटायन होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोकैटायन इस तरीके से रहता है। इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। और इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, कौन इसको स्टेबल कर पाएंगे? तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एरोमेटिक जो कंपाउंड होंगे उसमें ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कर पाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड का कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर कोई प्लस एम इफेक्ट से कार्बोकैटायन को स्टेबल कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। देन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, देन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट किया है? प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन। अगर ये माइनस होंगे तो ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे और कार्बोकैटायन जो होगा उस केस में फिर स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये प्लस एम है यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे वहाँ पे, और प्लस एच है यानी कि पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ये स्टेबल करेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। और ये प्लस आई है, प्लस आई मीन्स है कि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे। ठीक है, और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या चाहिए? इसको यही तो चाहिए कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। ठीक है, तो वो किस तरीके से ये इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई होते हैं देख लेते हैं। मैं कुछ कंपाउंड्स बना लेती हूँ। ये मैंने बना लिया एक कंपाउंड, फिर उसके बाद दूसरा मैंने कुछ इस तरीके से रखा। द नेक्स्ट इज CH2 पॉजिटिव एंड CH3। ठीक है, और लास्ट में रखती हूँ CH2 CH3 CH3। ठीक है, अब इन सारे कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी देखनी है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमने कि किस ऑर्डर को फॉलो करना है? ये एरोमेटिक प्लस एम प्लस एच प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरोमेटिक है? यहाँ पे एरोमेटिक ये है। देखो एरोमेटिसिटी कल बताया था मैंने, एरोमेटिक क्या होते हैं? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, तो ये एरोमेटिसिटी की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा और ये एरोमेटिक होगा। तो ये तो रहने वाला है, दिस इज A B C एंड D। तो A जो कार्बोकैटायन है वो रहने वाला है सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, देन आफ्टर दैट हम मूव करेंगे आगे। तो अब बात करें एरोमेटिसिटी, इन बाकियों में एरोमेटिसिटी देखने को आपको नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद हमने प्लस एम इफेक्ट देखना है। प्लस एम इफेक्ट यहाँ तो नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पे डोनेट करने वाला है नहीं। यहाँ पे भी सेम केस है, कोई लोन पे डोनेट करने वाला है नहीं। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। ये इन लोन पेयर्स को ईजिली जो कार्बोकैटायन है उसको डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस एम इफेक्ट देखने को मिल रहा है और प्लस एम इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और वो भी
हाँ प्लस एम इफेक्ट देखने मिल रहा है जिसमें ऑक्सीजन CH2 को स्टेबलाइज कर पा रहा है। इसका मतलब ए के बाद जो स्टेबल होने वाला है वो बी है, ठीक है। देन हमने क्या चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए क्या करते हैं, जो भी चार्ज होता है उसके अल्फा पोजीशन पर वीक बॉन्ड या हाइड्रोजन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है यानी कि अल्फा H है, तो अल्फा H है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू C तो स्टेबल है। लेकिन अगर मैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने का ट्राई करूँगी इसमें D में, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है इसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब अल्फा H यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो C में हाइपर कॉन्जुगेशन है। देन हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, C को स्टेबल मान लेंगे। और लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट, लास्ट वाला सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी लास्ट में आएगी, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे स्टेबल कौन रहेगा, D, ठीक है। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं इन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर जो ओवरऑल ऑर्डर है इसमें A सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि A में जो कैटायन है वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है यानी कि एरोमेटिक है A। और B जो है स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहा है प्लस M इफेक्ट, यहाँ हाइड्रोजन में प्लस H इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा है। और जो लास्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ये इसमें 1 देने वाला है, यहाँ पर इसको 3 देने वाले हैं और ये सारा इसको देगा तो कार्बोकेटाइन डी स्टेबल होगा। ये नहीं, इस ऐसे अप्रोच नहीं करना है। हमें पता है हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफ़ेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इस तरीके से हमने जज करनी है। अब कार्बोकेटाइन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रूल आता है विच इज़, जो क्या है, ब्रेड्स रूल। इसका नाम है ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल। तो व्हाट इज़ ब्रेड्स रूल? ब्रेड्स रूल है क्या, क्या कहता है ये ब्रेड्स रूल, इसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रेड्स रूल सीधा सीधा ये है कि कार्बोकेटाइन जो है वो ब्रिज पोजीशन पर स्टेबल नहीं रहता है। जो कार्बोकेटाइन है ब्रिज पोजीशन में, तो से मैंने अगर कोई इस तरीके का कंपाउंड बनाया है, इस तरीके का कंपाउंड बनाया है तो ये ब्रिज पोजीशन है और ये भी ब्रिज्ड पोजीशन है, ठीक है। तो इन पोजीशंस पर कार्बोकेटाइन, इन पोजीशंस पर कार्बोकेटाइन नहीं आएगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि इन पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर आपको कार्बोकेटाइन देखने को नहीं मिलेगा। ये ब्रेड्स रूल कहता है, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न देख लेते हैं। पीछे क्या होगा, जो ब्रिज्ड पोजीशन है, इस ब्रिज्ड पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, नॉट स्टेबल। ब्रिज पोजीशन पर डबल बॉन्ड स्टेबल रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। होता क्या है, क्यों स्टेबल नहीं रह पाता है? देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है या डबल बॉन्ड है दोनों ही ब्रिज पोजीशन पर नहीं आएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों केसेस में ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा या डबल बॉन्ड होगा, दोनों ही केसेस में ये वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड होंगे। एक अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 3 होंगे, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड को तो हम सिग्मा में काउंट करते नहीं हैं। ये कब होगा कह रही हूँ, जब पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड आपका ब्रिज्ड पोजीशन पर होंगे तो सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा sp2 होगा। और अगर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन sp2 होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और ये जो पोजीशन है ब्रिज पोजीशन, ये प्लेनर कैसे हो पाएगी भाई, यहाँ पर प्लेनरिटी आ ही नहीं सकती। तो अकॉर्डिंग टू
अगर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन है या डबल बॉन्ड है तो प्लेनर होना चाहिए, लेकिन प्लेनर ये नहीं हो सकता है, यहाँ पर प्लेनरिटी नहीं आ सकती क्योंकि खुद ही ये ब्रिज है ना। ब्रिज कब बनेगा, ब्रिज कब बनेगा, जब नॉन प्लेनर होगा। ये तो देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये भाई नॉन प्लेनर है, ये तो एक प्लेन में तो ब्रिज बन ही नहीं सकता है, एक प्लेन में ब्रिज नहीं बन सकता है। ये अगर प्लेनर होने का ट्राई करेगा तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड है ये प्लेनरिटी को शो करता है, जबकि जो ये वाले कंपाउंड होते हैं ये प्लेनर नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो एक तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं। एक कह रहा है कि प्लेनर होगा और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर प्लेनर तो कभी हो ही नहीं सकता। तो प्लेनर अगर यहाँ पे नहीं हो सकता है तो ये जो प्लेनर वाली कंडीशन है ये भी नहीं आएगी। इसका मतलब कभी भी ब्रिज पोजीशन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं अगर एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक कर लूँ इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो इधर हमारा नाइट्रोजन है जो कि ब्रिज पोजीशन पे प्रेजेंट है और इधर पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट टाइम ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे अगली बार हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इसको देखते हैं तो नॉर्मली क्या कहते हैं कि इसके पास लॉन पेयर है, ये इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये कौन सी पोजीशन है, ये ब्रिज पोजीशन है, ब्रिज पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है अब अपना प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। प्लस एम इफेक्ट इसलिए नहीं दिखा पाएगा क्योंकि प्लस एम इफेक्ट दिखाता है तो डबल बॉन्ड जनरेट होता है, और डबल बॉन्ड जनरेट होता है तो यहाँ पर नॉन प्लेनर जो कंपाउंड है उसको प्लेनर दिखाने का ट्राई किया जा रहा है, जो कि नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या, अगर ये प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखा रहा है तो ये दूसरा इफेक्ट दिखाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट तो नाइट्रोजन कैसा दिखाएगा, भाई नाइट्रोजन तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो माइनस आई दिखाएगा। इसका मतलब अब नाइट्रोजन जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और पुल करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज होगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर दूसरे केस में चेक करें तो ये थोड़ा दूर से पुल कर रहा है, थोड़ा दूर से पुल कर रहा है तो क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ज़्यादा यहाँ से खींच नहीं पाएगा, तो कंपैरेटिवली ये जो बी वाला कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड, ये ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे बढ़े। अगर यहीं पे मैं कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना लूँ, जैसे कि मैंने ये बना लिया और नाइट्रोजन को मैंने अब की बार इधर लगा लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है अब तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये ब्रिज पोजीशन पे नहीं रहा नाइट्रोजन, तो इसको लॉन पेयर दे सकता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पर प्लस एम दिखा सकता है, और प्लस एम दिखा सकता है तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि प्लस एम तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन पर डोमिनेट रहता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो सी है सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन बी होगा, देन ए होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक कंपाउंड है CH2 एंड इधर भी सेम CH2, बट डिफरेंस एट पैरा पोजीशन, डिफरेंट एट पैरा पोजीशन CH3 एंड CH3, एंड यहाँ आपको देखने को मिलेगा CH3 एंड CH3, ठीक है। और ये भी प्लस। अगर इस तरीके के कंपाउंड है, अगर इस तरीके के कंपाउंड है तो कौन सा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं पी की बात करूँ तो पी के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये अपने मैक्सिमम वैलेंसी में है, इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, नो एम्प्टी ऑर्बिटल्स, कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो क्या होगा, ध्यान दो क्या होगा,
देखो यहाँ पर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो अब नाइट्रोजन जो है किसी भी तरीके का प्लस एम इफेक्ट दिखाना यहाँ पर देखो प्लस एम तो इसलिए भी नहीं दिखाएगा क्योंकि लॉन पेयर नहीं है, और लेना भी इसलिए पसंद नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होंगे। लेकिन अगर दूसरे केस में देखें तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो फास्फोरस चाहेगा कि उसके बगल में नेगेटिव चार्ज आए, ताकि उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में भी वो जो इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड हो, ठीक है। तो वो चाहेगा कि बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो, इस तरीके से ब्रेक होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बगल में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ए जो है बी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। नॉर्मली हम इसको कैसे देखते हैं, नॉर्मली हम इसको देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, दे नहीं पाएगा तो जो नाइट्रोजन है वो फास्फोरस के कंपैरिजन में ज़्यादा लेगा, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसको देखते हैं, और हम कहेंगे कि जो बी है वो ज़्यादा स्टेबल है ए से। लेकिन यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स का केस आता है, यहाँ पर अगर प्लस एम नहीं है तो माइनस एम आपको देखने को मिलेगा इधर। क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा तो यहाँ से पूरे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ लाना पसंद करेगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो वैसे ही डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके का केस नहीं होता, यानी कि प्लस एम का केस नहीं होता, सिर्फ इंडक्टिव का केस होता, तो उस केस में नाइट्रोजन वाला कम स्टेबल हो सकता था। जैसे ले लेती हूँ, सिर्फ इंडक्टिव वाला केस ले लेते हैं, सिर्फ इंडक्टिव वाला केस ले ले, तो ये है हमारा सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वाला केस। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, बीच में किसी भी तरीके का कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में एक CH2 से जुड़े हैं, जो कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव नाइट्रोजन जो है अब की बार क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। देखो माइनस आई से तो माइनस आई ही देगा, क्योंकि वहाँ पे तो हम इलेक्ट्रॉन को फॉस्फोरस की तरफ लाना और नाइट्रोजन से दूर भेजना वाला इसलिए कर रहे थे, क्योंकि वो जो वहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है वो डोमिनेंट हो रहा था। यहाँ तो रेजोनेंस इफेक्ट है ही नहीं, तो इंडक्टिव इफेक्ट पे आएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या होगा, नाइट्रोजन लेगा और फॉस्फोरस भी लेगा, लेकिन फॉस्फोरस नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम लेगा, तो नाइट्रोजन ज़्यादा लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉस्फोरस की तरफ रहेगा इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसका रीज़न है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की इज़ ग्रेटर देन फॉस्फोरस, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कार्बोकैटायन जो है, ध्यान देना इस बात को। अभी हमने क्या कहा कि कार्बोकैटायन जो है ब्रिज्ड पोजीशन पर ब्रिज्ड पोजीशन पर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो ब्रिज पोजीशन है, अगर ब्रिज्ड पोजीशन जो है उसमें रिलैक्सेशन या फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, ब्रिज्ड पोजीशन पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर जो कार्बोकैटायन है उसके होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, इजीली समझ जाओगे। एक कंपाउंड है, दिस इज, नेक्स्ट हमारा रहेगा दिस वन, एंड थर्ड इज दिस वन, एडमेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और रहता है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो ब्रिज्ड पोजीशन है, ब्रिज पोजीशन में ये हमारे ब्रिज पोजीशन पर कार्बोकैटायन है, ब्रिज्ड पोजीशन पर कार्बोकैटायन है, और आप
फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ब्रिज्ड पोजीशन जो है बहुत फैला हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो इस केस में यहाँ पर पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 कार्बन है, इसका मतलब ये भी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा। तो फ्लेक्सिबल कब रहेगा? और जब जो ब्रिज्ड पोजीशन पे है उस पर चेन जो है लंबी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी? CBA, CBA रहेगी स्टेबिलिटी। और ये हमने कैसे चेक की? ये हमने चेक की है ऑन द बेसिस ऑफ, या हम कह सकते हैं ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे हमने चेक किया है, ओके। तो ये हमारा रहा कार्बोकैटायन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कार्बेनाइन। तो अगला हमने देखना है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की तरफ बढ़े। कार्बेनाइन, तो कार्बेनाइन्स क्या होते हैं? कार्बेनाइन की बात अगर आप करें तो कार्बेनाइन हमारा पहली चीज़ कि जो कार्बेनाइन होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, मतलब यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। और कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर सकता है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि अगर हम इसकी स्टेबलाइजेशन की बात करें, ये भी स्टेबल नहीं है, कोई भी चार्ज स्पेसीज स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। ना कार्बोकैटायन स्टेबल है, ना कार्बेनाइन स्टेबल है। तो यहाँ भी अगर हमें स्टेबलाइज करना है इसको, तो स्टेबिलिटी के लिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इसको स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है। कैसे कर पाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट होगा तो चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। और अगर कार्बोकैटायन्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे थे, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे? अगर एरोमेटिक केस होगा, एरोमेटिसिटी के बेसिस पे वहाँ पे जो कार्बेनाइन है वो स्टेबल होगा, तो एरोमेटिक के केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन होगा। देन क्योंकि क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -m के थ्रू होगी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन -h के थ्रू होगी देन स्टेबल, फिर -i के थ्रू होगी तब भी स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। कार्बेनाइन की बात हो रही है, एरोमेटिक कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ऐसा कार्बेनाइन जो -m से स्टेबलाइज हो रहा है वो स्टेबल होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, देन इंडक्टिव इफेक्ट वाला, ठीक है। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हमारा किस तरीके से रहता है? इस तरीके से CH3 माइनस रहता है, और माइनस को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट, माइनस मतलब लॉन पेयर मतलब माइनस एज ए लॉन पेयर ही तो है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है, इसका मतलब इसको हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, ठीक है। अगर इन केस ऐसा होता है, हमारा जो एडजेसेंट पोजीशन है, एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, देन ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कॉन्जुगेशन में। और हमें पता है कॉन्जुगेशन का जो नेगेटिव चार्ज होगा, कॉन्जुगेशन का जो लॉन पेयर होगा, उसको हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 रहेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी देख रहे थे, स्टेबिलिटी के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बेसिस पे देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा समझ आए कि बात क्या हो रही है। तो हमारा स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये एक हमारा कंपाउंड है, इनमें स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको। CH2NO माइनस खुद से भी करते रहोगी कौन ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल रहे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, सॉरी। CH2 नेगेटिव OCH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो,
अगर मैं पहले की बात करूँ, फर्स्ट की A B C, अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट में जो नेगेटिव चार्ज है वो, फर्स्ट का जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा है। देखो ये इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2, और हम माइनस चार्ज को भी एज ए डबल बॉन्ड काउंट करते हैं एरोमेटिसिटी काउंट करने के टाइम, एरोमेटिसिटी जज करते टाइम। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, ठीक है, क्या है, एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड है, 3 है ना, तो ऑड ही तो होंगे, ऑड है तो स्टेबल एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये एरोमेटिसिटी के बेसिस पे फर्स्ट वाला जो कार्बोनाइन है मतलब एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। देन दूसरे की बात करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये ऊपर की तरफ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बगल में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो ये माइनस एम के थ्रू ले सकता है, माइनस एम के थ्रू ले सकता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस केस में जो स्टेबिलिटी है वो माइनस एम से आ रही है, तो 20 उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देन इधर आप देखोगे तो इधर देखो ये जो लॉन पेयर है ये प्लस एम का काम करते हैं, माइनस का नहीं करेंगे। माइनस का काम तो कब करेंगे, जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई डेफिशिएंसी है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो ये सिर्फ यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ माइनस आई का काम करेगा, माइनस एम का काम ये नहीं करेगा, ठीक है। माइनस आई का इसलिए करेगा क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है, जिस वजह से थोड़ा इलेक्ट्रॉन डाइल्यूट तो होंगे लेकिन माइनस एम से कम होंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसको हमने लास्ट में रख दिया है। तो सी हमारा रहेगा लास्ट में, सबसे ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है ए, देन बी और देन सी, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट याद रखना यहाँ पर कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक साइड को झुकाव, मतलब एक साइड इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है और एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, उसी को तो पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। पोलर एटम किसको कहते हैं, जहाँ पर प्लस माइनस सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी कार्बोनाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया OH CH2 ऑक्सीजन के बाद दूसरा आता है सल्फर सेलेनियम CH2SEH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये CH2 और इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमने यहाँ पे चेक क्या करना है, हमने चेक करनी है इनकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इस बेसिस पे, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे तो हम चेक करते ही हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट देखने से पहले एक चीज़ याद रखना, पोलराइजेबिलिटी देख लेना। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं आएगा। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहती है, साइज़ बढ़ने पर पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर साइज़ किसका ज़्यादा होगा, SE का, फिर S का, फिर O का। तो पोलराइजेबिलिटी भी SE की ज़्यादा होगी, फिर S की होगी, फिर O की होगी। इसका मतलब जो कार्बेनाइन है उसको स्टेबल करेगा सेलेनियम सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर, देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर कार्बेनाइन किसी एटम्स के साथ जुड़ा है तो, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, ग्रुप में बात हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं साइज़ की बात करूं तो साइज़ जो होता है सेलेनियम का सबसे ज़्यादा होता है, देन सल्फ़र का होता है, देन ऑक्सीजन। और साइज और जो पोलराइजेबिलिटी होती है उनका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रहता है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन ज़्यादातर गेट में पूछता है और आपके एग्ज़ाम के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है। डिकार्बोक्सिलेशन
व्हाट इज़ डिकार्बोक्सिलेशन? डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का निकलना, ठीक है। तो डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ अच्छा होगा और कहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन कम होगा वो चेक करेंगे। तो डिकार्बोक्सिलेशन देखने के लिए मैं 2 कंपाउंड्स ले लेती हूँ, क्योंकि कंपैरिजन ही तो करना है हमें। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब तो पता ही है ना, CO2 का निकलना। तो कंपेयर कर लेते हैं। एक मैंने ले लिया है CH3 CH3, ठीक है। ये हमारा कार्बन है इस तरीके से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ है। दूसरे कार्बन की बात करूँ तो उसका भी सेम सीन है, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन जो है आगे NO2 से अटैच्ड है, NO2 से अटैच्ड है, ठीक है। NO2 से अटैच्ड है। अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान देना, डिकार्बोक्सिलेशन कराना है तो दोनों के डिकार्बोक्सिलेशन के बाद कंडीशन क्या बन रही होगी। तो दोनों का डिकार्बोक्सिलेशन कराना है तो मैंने हीट दे दी दोनों को। हीट से क्या होगा, दोनों का डिकार्बोक्सिलेशन होगा। हीट यानी कि दोनों में से CO2 निकलने वाली है, ठीक है। CO2 निकलेगी, किस तरीके से निकलेगी, इस तरीके से ऑक्सीजन अपनी साइड बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ कार्बन अपनी साइड बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ये जो यहाँ पर कार्बन आयन बन रहा है, ये जो यहाँ पे कार्बन आयन बन रहा है ये कितना ज़्यादा स्टेबल है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा वहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन उतने अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि CO2 के निकलने के बाद कंपाउंड स्टेबल बन रहा होगा और कंपाउंड स्टेबल बनना चाहेगा तो CO2 को निकालना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे सीखा है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, पता चल जाएगा कि डिकार्बोक्सिलेशन किस में अच्छे से होगा। तो यहाँ पर हमने चेक करनी है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। तो आपको पता है NO2 ग्रुप क्या करेगा, -M से लेगा, -M से लेगा तो ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा। जबकि यहाँ तो ये -I से भी नहीं ले रहे हैं, +I से दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हमारी B की ज़्यादा रहेगी। सिंपल सा केस बनने वाला है। B की जो स्टेबिलिटी है वो A से ज़्यादा रहेगी। मैंने क्या इसको B और A माना है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो B की स्टेबिलिटी A से ज़्यादा रहेगी। रीज़न है कि कार्बन आयन B में स्टेबल कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब कार्बन आयन के कॉन्सेप्ट से एसिडिटी भी चेक कर सकते हैं। देखो एक मैंने केस ले लिया इस तरीके का, एक और क्वेश्चन ले लिया है इस तरीके से। क्वेश्चन है ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। एसिडिटी कैसे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, वो बता रही हूँ। इसमें डिफरेंस इतना है, ठीक है, कि ये रिजिड सिस्टम है। अब होगा क्या, एसिडिटी में मीन्स क्या होता है, एसिडिटी का मतलब होता है भाई H+ का निकलना। H+ निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन आयन आएगा, H+ निकलेगा तो यहाँ पे आएगा कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लो, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा उसका जो पहले जो कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि रिजिड सिस्टम है तो ये यहाँ से भी डीलोकलाइज हो सकता है, यहाँ को भी डीलोकलाइज हो सकता है। ईजिली डीलोकलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा क्योंकि रिजिड सिस्टम में जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनके जो घूमने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो सिस्टम है रिजिड सिस्टम नहीं है, तो ये जो पूरा कंपाउंड है ये रोटेट होता रहेगा और हर बार ये जो डबल बॉन्ड है इस नेगेटिव चार्ज के साथ प्लेन में है या नहीं ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो कभी होगा कभी नहीं, तो जब होगा तब कॉन्जुगेशन में जाएगा, जब होगा तब कॉन्जुगेशन में जाएगा। यहाँ हमेशा कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ -I से हमेशा स्टेबल हो रहा है, यहाँ पर कभी कभी स्टेबल हो रहा है। तो ये ज़्यादा एसिडिक होने वाला है इससे, ठीक है। तो अगर मैं इसको A नाम देती हूँ और मैं इसको नाम देती हूँ B, देन मैं एसिडिटी को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, जो हमारा B है इज़ मोर एसिडिक देन A। B जो है A से ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है।
अब एक और कंपाउंड ले लेते हैं, इसको चेक करना है, इसको ही ले लेते हैं, H नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये इसमें एसिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो एसिडिक होगा ए ज़्यादा एसिडिक होगा बी से। क्यों होगा देखो, नॉर्मली तो हम क्या कह रहे थे कि अगर सिस्टम रिजिड होगा तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ईजिली होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने से मैं कुछ नहीं कह रही, नेगेटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा ना, इधर इधर डबल बॉन्ड बनेगा, और ब्रिज्ड पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ब्रिज्ड पोजीशन पर नहीं होता है, दैट इज़ क्या होगा कि यहाँ पर माइनस एम के थ्रू ये स्टेबल नहीं होगा। माइनस एम के थ्रू ये स्टेबल नहीं होगा, तो ये तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल हो जा रहा था माइनस एम के थ्रू, तो ए जो है ज़्यादा स्टेबल होगा बी के कंपैरिजन में, और ए ज़्यादा स्टेबल है तो ए यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक रहेगा बी से, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, नहीं कहा जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इधर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, बिकॉज इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्जुगेशन में जाता तो क्या होता, वो भी मैं दिखा देती हूँ। देखो कॉन्जुगेशन में जाता तो ये जो डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में जाता तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देते। ओवरऑल होता क्या, ब्रिज्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि हम ब्रेड्स रूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से कंपाउंड है, इसमें डिकार्बोक्सिलेशन चेक करना है, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन हमने चेक करना है। दूसरा कंपाउंड इस तरीके से है, COOH, COOH। अगला है डबल बॉन्ड COOH, और नेक्स्ट है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा COOH, ठीक है। हुआ क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन हर जगह सेम है, लेकिन जो COOH ग्रुप है उसको मैंने थोड़ा सा क्या किया है, उसकी पोजीशन चेंज कर रखी है। तो अब हमने चेक करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। कहने का मतलब है कि हमने चेक करना है यहाँ पे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किस में ईजिली होगा। तो डिकार्बोक्सिलेशन जब भी होता है तो ये जो CO2 है ये निकलेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये CO2 निकलेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CO2 निकलेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ CO2 निकलेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब हमने ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। ये A हो गया, दिस इज़ B एंड C एंड D, ठीक है। तो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज, उसको देखो। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है सीधा ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, और ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है डबल बॉन्ड बना देंगे। कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है -M से
स्टेबलाइज कर ले रहा है, ठीक है। तो ए में दिख रही है कि डिकार्बोक्सिलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि -m से स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं बी के केस में बात करूँ तो अगर ये इस तरीके से -m दिखाने का ट्राई करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ -i होगा। यहाँ पे +m आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ -i से ही स्टेबल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम रह सकती है, क्यों? क्योंकि -i से स्टेबिलिटी नहीं, -i से ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है इन कंपेरिजन टू -m, ठीक है। -m के कंपेरिजन में -i से ज़्यादा स्टेबिलिटी शो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो -i है वो तो देखो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के लिए -m दूर है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ क्या करेगा, -i ही शो करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और रिलेशन होता है, वो जो है ये जो सिस्टम होते हैं जो मैंने बना रखे हैं ये नॉरबोरिन सिस्टम होते हैं, और नॉरबोरिन में 1,3 इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर 1,3 इंटरेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज है उसको डायरेक्ट यहाँ पर डोनेट कर लेता है। अगर ये यहाँ से ऊपर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी तो ये डायरेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर देता है। ये पॉसिबल हो पाता है स्पेस की वजह से, क्योंकि वाया स्पेस ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। तो यहाँ पर नॉरबोरिन सिस्टम की वजह से स्टेबिलिटी आपको, नॉरबोरिन सिस्टम की वजह से 1,3 इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है इसमें, सी में, ठीक है। अब डी की बात करूँ तो डी में तो सिर्फ नॉरबोरिन 1,3 इंटरेक्शन भी नहीं है और सिर्फ -i से ही देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब -m से एक ही स्टेबल हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल वही रहेगा, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी -i से स्टेबल हो रहे हैं, बाकी -i से स्टेबल हो रहे हैं, और -i डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब देख लेंगे कि कौन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक है, जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब देखो बी ज़्यादा नज़दीक है, बी ज़्यादा स्टेबल होगा, सी में फिर उसके बाद है और डी में इसके बाद है, ठीक है। तो इसका मतलब बी सी डी ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन सी में 1,3 इंटरेक्शन की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा बी से, ठीक है। सी बी से आगे क्यों आएगा बता दिया है, 1,3 इंटरेक्शन नॉरबोरिन सिस्टम में, जो कि होमो कॉन्जुगेशन कहलाता है, और इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। देन यहाँ पर देखो होमो कॉन्जुगेशन भी थोड़ा सा बता देती हूँ। होमो कॉन्जुगेशन होता है अगर तुम्हारा यहाँ से यहाँ पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो रहा है तो एक जो sp3 कार्बन है जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है तो उसको बाईपास करते हुए ये पॉसिबल हो जाता है, तो इसी को होमो कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। जब आप एरोमेटिसिटी देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ अच्छे से देखेंगे। तो ए सी, फिर उसके बाद बी आएगा, देन डी आएगा, क्योंकि बी और डी में तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जिस वजह से बी ज़्यादा स्टेबल होगा डी के कंपैरिजन में। तो हमारा ऑर्डर रहने वाला है ए सी बी डी, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चंस कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक इसका रहने वाला है, एक थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट आप कैसे चेक करेंगे, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट में बेसिकली चेक करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट है जो डाइपोल मोमेंट है वो होगा, वो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ मूव करेगा, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ आप उसको दिखाएंगे, शो करेंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ मूव करते हुए आप दिखाएंगे, सॉरी डाइपोल मोमेंट को। फिर उसके बाद सेकेंड इज़ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है उससे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करते हुए दिखाना है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की मूवमेंट दिखा रहे हैं कि मूवमेंट किस तरफ को होती है। उसके बाद है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के केस में क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वही डाइपोल मोमेंट होगी, वही मूवमेंट डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे जो बेसिसिटी है इंक्रीज होती है, हमें पता है अगर बेसिसिटी ज़्यादा है तो कॉन्जुगेट
एसिड जो होगा उसकी एसिडिटी कम होगी, एसिडिटी कम, बेसिसिटी ज़्यादा। ठीक है, तो एक बार इन तीनों को भी देख लेते हैं। सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। कॉन्जुगेशन की डायरेक्शन ही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन मोमेंट की डायरेक्शन ही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन, ये लोन पेयर है, ये आटम है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिया CH3NH2, तो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। अब कॉन्जुगेशन में बात आई तो कॉन्जुगेशन में अगर इस तरीके से कोई एटम कंपाउंड है, इस तरीके से, और इसमें लोन पेयर है, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से रहेगी। ठीक हो गया, तो आई होप कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इजीली निकाल लोगे। इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी ये चीज़ें जो है इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, बेसिसिटी की जैसे ही बात आई, जो NaH होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो GOC में मैक्सिमम जितनी चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी वो बता चुके हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा GOC कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।